नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष। अपन पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का उत्खनन, उसका उद्गम, सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, सभ्यता का काल और सभ्यता के निर्माताओं के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन नगर योजना और स्थापत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जब तक सिंधु सभ्यता के स्थलों की खुदाई में जो लिपि है उसको भली भांति पढ़ा नहीं जा सकता, तब तक ये कहना बहुत ही कठिन होगा कि सभ्यता को आखिर में किसने बसाया, किसने विकसित किया, वो लोग किस जाति के थे, है ना। तो ये एक अपवाद स्वरूप विवादास्पद क्वेश्चन है। फिर भी अपन आज नगर निर्माण, दुर्ग, सड़कें, गलियाँ, भवन निर्माण, विशिष्ट इमारतें, विशाल स्नान कुंड, दूषित जल निकास व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं नगर निर्माण। नगर निर्माण में देखते हैं कि नगर योजना और स्थापत्य की सुस्पष्ट पद्धति सिंधु सभ्यता द्वारा विकास के उच्चतम स्तर के परिचायक हैं। इस सभ्यता के कई बड़े नगर खोजे गए हैं, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल मुख्य हैं। ये सभी नगर जो हैं वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। उस काल में वर्ष पर्याप्त जल पूरित नदियाँ, जहाँ एक और व्यापार का मुख्य माध्यम रही है, वही जीवन यापन के आवश्यक उपकरण प्रस्तुत करने में भी सहायक रही है। सिंधु सभ्यता के इन प्रमुख केंद्रों में जो खुदाई हुई है उसे ज्ञात होता है कि इन नगरों की रचना एक निश्चित योजना के अनुसार की गई। इन नगरों के स्थापत्य शिल्प और उनकी आधार योजना में समानता व उच्च कोटि की व्यवस्था देखकर अपन यही लगता है कि सिंधुवासी अपने नगरों का निर्माण पहले योजना बनाकर करते थे, और योजना बनाने वाले तथा रचने वाले इंजीनियर लोग नगर रचना शास्त्र के अनुभवी ज्ञाता रहे होंगे। जैसे मोहनजोदड़ो नगर के अवशेषों का निरीक्षण करने के बाद अपन ये देखते हैं कि उस उजड़े नगर के विध्वंस अवशेषों में प्रवेश करते समय ऐसा प्रतीत होता है कि वे लंकाशायर किसी आधुनिक व्यापारी नगर के विध्वंस अवशेषों से घिरा हुआ हो, है ना। मोहनजोदड़ो आज सिंधु नदी से 500 किलोमीटर की दूरी पर ही है, जबकि किसी समय यह उसके तट पर स्थित था। विद्वानों के मतानुसार इस नगर में कम से कम 2 बार बाढ़ आई थी। विनाश के बाद पुराने भग्ना अवशेषों पर ही यह नगर पुनः बस गया था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा नगर जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, परंतु वह आज से 9-10 किलोमीटर की दूरी की बसा हुआ है। 14 लोगों को भी बाढ़ के प्रकोप का सामना करना पड़ा। यहाँ की खुदाई से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनमें बालू के अवशेष मिले हैं। इसलिए नगर निर्माण मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा, इनसे अपने को सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी, इनकी नगर योजना की जानकारी मिलती है। अब अपन देखते हैं दुर्ग या गड्डी। जब तक लिपि नहीं पढ़ी जाती तब तक अपन को अनुमान ही लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के सभी शहरी केंद्र समान योजना पर ही आधारित रहे हैं। वैसे सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं उनके 2 मुख्य भाग हैं, एक दुर्ग या गड्डी, जिसको अपन कोट भी कह सकते हैं, जिनमें इस दुर्ग के अंदर नगर रक्षक अधिकारी रहते थे, और जो निचला शहर या बस्ती है उसमें रिहायशी मकान होते थे। नगर का ये दूसरा हिस्सा, यानी 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा तो दुर्ग या गड्डी का हिस्सा जिसमें नगर रक्षक अधिकारी रहते थे, और नगर का दूसरा हिस्सा सामान्यतः आयताकार बनाया जाता था। दुर्ग का जो निर्माण शेष नगर से ऊपर उठी हुई ईंटों के ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था। ये चबूतरा बाढ़ के विरुद्ध सुरक्षा कवच का काम भी करता था। नगर के दोनों भागों में संपर्क प्रत्यक्षतः बहुत सीमित था। हड़प्पा में कोट के एक छोर पर एक विशेष रास्ता बना हुआ था, जिस पर होकर प्रत्यक्षतः सैनिक चलते थे अथवा जुलूस जाया करता था। गड्डी यानी दुर्ग की मोटी दीवारों और बुर्जों से अच्छी तरह से किलेबंदी की गई थी। कालीबंगा में उत्खननों से गड्डी की बाहरी रक्षा पोतों का निर्माण करने वाली ईंट की एक मोटी दीवार का पता चलता है। मोहनजोदड़ो की गड्डी में एक विशाल स्नानागार मिला है, जो संभवतः किसी धार्मिक इमारत का अंग था। अब अपन देखते हैं सड़कें और गलियाँ। सिंधु सभ्यता के योजनाबद्ध नगर निर्माण की जो आधार
पीठिका रही है, नगरों की प्रमुख सड़कें और गलियाँ रही है। मूलतः अपन देखते हैं कि समस्त रिहायशी नगर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले दो राजमार्गों से जो एक दूसरे को प्राय समकोण पर काटते थे, यानी कि जो राजमार्ग थे वो क्या करते थे, सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। 4 समान भागों में विभक्त हैं। इन दोनों प्रमुख राजमार्गों के मिलाप स्थल पर चौराहे बने होते थे। नगर की मुख्य सड़कें काफ़ी चौड़ी थी। मोहनजोदड़ो में उत्तर से दक्षिण जाने वाला राजमार्ग 35 फीट चौड़ा और पूर्व से पश्चिम जाने वाला राजमार्ग इससे भी अधिक चौड़ा था। सड़कों की इतनी अधिक चौड़ाई इस बात को अपने को बताते हैं कि इस पर काफ़ी यातायात रहा होगा, क्योंकि सड़कों की चौड़ाई देख रही तो अपने अनुमान लगाते हैं कि काफ़ी यातायात के साधन इस पर निकलते रहे होंगे। इसी प्रकार अन्य सहायक सड़कें भी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सीधी होती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई समस्त नगर को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करते हैं। यानी कि 2 मूल सड़कें वो भी समकोण पर काट रही है और छोटी छोटी सड़कें वो भी एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये जो सहायक सड़कें हैं ये 9 फीट से 18 फीट तक चौड़ी है। गलियाँ अथवा पतली सड़कें अपेक्षाकृत काफ़ी कम चौड़ी है। सड़कों का विन्यास इस प्रकार रहा है कि हवा उन्हें स्वयं साफ करती रही। ये सड़कें मिट्टी की बनी थी, परंतु उनकी सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता था। सड़कों पर स्थान स्थान पर कूड़ा करकट डालने के लिए मिट्टी के पात्र रखे जाते थे अथवा सड़कों के किनारे स्थान स्थान पर गड्ढे खोदे जाते थे। हड़प्पा में खुदाई में इसी प्रकार के गड्ढे मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार जगह जगह एकत्र कूड़ा करकट को नियमित रूप से बाहर फेंकने की व्यवस्था भी हड़प्पा सभ्यता में रही है। यहाँ के लोग अपने नगरों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। अब देखते हैं अपन भवन निर्माण। सिंधु सभ्यता की प्राचीन स्थलों की खुदाई से उस समय की भवन निर्माण कला के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इन नगरों के मकानों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनके दरवाजे या खिड़कियाँ मुख्य मार्ग की ओर नहीं खुलती थी, अपितु गलियों और सहायक सड़कों की ओर खुलती थी। यानी कि जो दरवाजे थे वो किसकी ओर खुलते थे, सहायक सड़कों की ओर खुलते थे, ना कि मुख्य मार्ग की ओर। मुख्य मार्ग की ओर उनके दरवाजे खिड़कियाँ नहीं खुलती थी और सहायक सड़कों की ओर खुलती थी। खुदाई में सभी प्रकार के भवनों के विध्वंस अवशेष मिले हैं। सबसे छोटे मकान का आकार 30 फीट लंबा 27 फीट चौड़ा रहा है। इनमें लगभग 4 से 5 कमरे होते थे। बड़े मकानों का आकार छोटे मकानों से लगभग दुगना होता था। उसमें कमरों की संख्या भी अधिक रही है। हड़प्पा के आसपास के गांवों के लोग उनके खंडरों से ईंटें खोद कर ले जाते रहे हैं और जब लाहौर और कराची के बीच में रेलवे लाइन जो बसी थी उससे ईंटें निकाली गई थी, उसी से इन खंडरों में मकानों के अवशेष मिले हैं। वैसे मकान बनाने में जो दीवारें हैं, दीवारों में ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी का गारा काम में लिया जाए। मकान बना रहे हैं, भवन बना रहे हैं, तो जो ईंटें जोड़ी जाती थी उसमें गारा काम में लिया जाता था। वैसे जो धनिक व्यापारी लोग थे वो मिट्टी के गारे में चूना भी मिलाते थे। मकानों का निर्माण नींव डालकर किया जाता था। 2 मंजिले मकानों की नींव अधिक गहरी होती थी और ऐसे मकानों की पहली मंजिल की दीवारें भी अधिक चौड़ी बनाई जाती थी। अधिकांश मकानों के दरवाजे 3 या 4 फीट चौड़े होते थे। कमरों में दीवारों के साथ अलमारियां बनाने की प्रथा भी थी। मकानों की योजना में कक्षी खुली सहन का महत्वपूर्ण स्थान था, जिसमें ईंटें बिछी होती थी। आंगन या जो आंगन होता है ना, उसके छाए हुए कोने में रसोई घर होता था। नीचे की मंजिल में साधारणतः भंडार गृह, कूप गृह, स्नानागार होते थे। वैसे प्रत्येक गली में एक सार्वजनिक कुआं होता था, परंतु अधिकांश घरों में निजी कुएं होते थे। प्रत्येक घर का स्नानागार सड़क की ओर होता था। स्नानागारों की फर्श में पक्की ईंटों का इस प्रकार जोड़ाई की जाती थी कि फर्श के भीतर पानी का प्रवेश न हो सके। साथ ही एक कोने की ओर ढलवा जो नाली होती थी उसको ढलवा बनाया जाता था ताकि पानी सरलतापूर्वक नाली में जा सके। मकानों की जो छतें हैं, मकान बनाने के बाद छत जो डालते हैं उनकी छतें सपाट और लकड़ी की बनी होती थी। दीवारों में छेद बनाकर उनमें शहद तीरें लगा दी जाती थी और फिर बल्लियाँ डालकर उनको मजबूत चटाई बिछाकर उस पर मिट्टी गोबर डालकर फर्श को पक्का कर दिया जाता था। अब अपन देखते हैं विशिष्ट इमारतें। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उपकरण में कुछ विशिष्ट इमारतें पता चला है, जिसमें हड़प्पा की गड्डी के समय बहुत से भवन निर्मित हैं, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण इमारत वहाँ का कोष्ठागार है, यानी कि भंडार है। जो भंडारागार हैं ये 169 फीट लंबा और
32 फीट चौड़ा है। इनके बीच 23 फीट चौड़ी खुली ज़मीन है। प्रत्येक कोष्ठागार में 6 बड़े कक्ष हैं जिनके बीच 5 गैलरियाँ हैं। प्रत्येक कक्ष 4 भागों में बटा है। इन कोष्ठागारों का प्रवेश द्वार नदी की ओर होता था। संभवतः इन कोष्ठागारों में नदी मार्ग से अन्न या अन्य सामग्री आती जाती थी। शायद ये राजकीय कोष्ठागार रहे हो जहाँ राज्य की ओर से अनादि का संग्रह या वितरण किया जाता रहा हो। अब देखते हैं अपन विशाल स्नान कुंड। मोहनजोदड़ो के भीतर एक विशाल स्नान कुंड है के अवशेष मिले हैं। जो ये स्नान कुंड है ये 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। इस स्नान कुंड की दीवारें बड़ी सुदृढ़ बनाई गई हैं। दीवार के दोनों ओर बड़ी सावधानी और कुशलतापूर्वक पक्की ईंटें लगाई गई हैं। उनके बीच में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। कुंड की जो फर्श है, नीचे की जो फर्श है, उसमें खड़ी ईंटों का प्रयोग किया गया है। फर्श व दीवारों की जुड़ाई खड़िया जो मिट्टी होती है उससे की गई है ताकि नमी से बचाव के लिए बाहरी दीवार पर 1 इंच मोटा रोल का प्लास्टर भी किया गया है। जो ये विशाल स्नान कुंड है इसमें जाने के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर ईंटों की सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। उत्तर की सीढ़ियों के सभी एक चबूतरा है। कुंड के फर्श का ढलान दक्षिण पश्चिम की ओर और उसी दिशा में पानी निकालने की निकासी व्यवस्था जिसको मोरी व्यवस्था कहा जाता है वह भी बनाई गई है। इसके बाद अपन देखते हैं दूषित जल निकास व्यवस्था। सिंधु सभ्यता के नगरों में दूषित जल को शहर से बाहर ले जाने की व्यवस्था बहुत ही उत्तम रही है। सभ्यता के प्राय सभी नगरों में नालियों, जिनको विशेषतः मोरियाँ भी बोलते नाली होती है, वो का जाल बिछा हुआ था। मकानों से आने वाली नालियाँ या परनाले गली की नालियों से मिल जाती थी और ये गली की नालियाँ सहायक सड़कों की नालियों से मिल जाती थी। यानी मकानों की नालियाँ गलियों की नालियों से मिलती थी, गलियों की नालियाँ सहायक सड़कों की नालियों से मिल जाती थी और सहायक सड़कों की नालियाँ मुख्य मार्गों की बड़ी नालियों से मिलती थी। मुख्य मार्गों की नालियाँ मेहराबदार पुलियों से होती हुई नदी में जा मिलती थी। नालियाँ पक्की होती थी और उनके निर्माण में ईंटों, पत्थरों, चूने तथा जिप्सम का प्रयोग किया जाता रहा है। तो अपन देखते हैं कि दूषित जल निकास व्यवस्था उनकी बुद्धि कौशल एवं उनके मानसिक उत्थान की परिचायक रही हैं, जो शहरी सभ्यता के विकास कौशल का प्रमाण रही है। धन्यवाद छात्रों।